नमस्कार। वात के जो 5 प्रकार है, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, इन पांचों वायु में हमने प्राण वायु की बात कर ली है, समान वायु की बात कर ली है और व्यान वायु की बात कर ली है। आज का टॉपिक है उदान वायु। उदान वायु जिसको कि सुश्रुत ऋषि कहते हैं पवन उत्तमः, मतलब जितनी भी प्रकार की वायु है उसमें ये सबसे उत्तम बताई गई है। और ये कहा गया है कि जो बल होता है, जो ताकत होता है, वो उदान वायु डिसाइड करती है कि आपके शरीर का और आपके दिमाग का बल कितना होगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ये उदान वायु है क्या, बनती कैसे है, शरीर में कहाँ कहाँ रहती है, क्या क्या इसके काम हैं, क्यों बिगड़ जाती है और इसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिस्टर वेदा में। और आज हम बात कर रहे हैं 5 वायु की इस लेक्चर सीरीज में उदान वायु के बारे में। उदान वायु आयुर्वेद में इसके लिए श्लोक आया है, अष्टांग हृदय में बहुत कमाल का श्लोक लिखा है। वो श्लोक है उरः स्थान उदानस्य नासा नाभि गलश्चरेत। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि उदान वायु होती क्या है। जो वायु आपके शरीर में ऊपर की ओर काम करती है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में काम करती है, उसे उदान वायु कहते हैं। इतना ही सिंपल है। ऊपर की ओर ये आकर, मतलब इसका डायरेक्शन है ऊपर उठने का, तो ऊपर उठती है, इसलिए इसका नाम उदान कहा गया है। ठीक, फिर ये बनती कैसे है वो जान लेते हैं। तो इसका जो पंचभौतिक कॉम्बिनेशन है वो है अग्नि और वायु। वात तो ये है ही, पर उसमें भी ये वायु महाभूत और अग्नि महाभूत, ये 2 महाभूत के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो मतलब हवा प्लस आग का जो कॉम्बिनेशन है वो उदान वायु है। और हवा और आग मतलब गर्म हवा की जो ताकत होती है वो सारी की सारी ताकत उदान वायु में देखी जा सकती है। श्लोक में ही वाग्भट जी आगे बोलते हैं, उरः स्थान उदानस्य नासा नाभि गलाश्चरेत, कि नासा मतलब आपकी नाक से लेकर नाभि, जो अम्बेलिकल एरिया है, तो पेट की जो नाभि है वहाँ से लेके आपका जो नाक का एरिया है, इतने एरियाज में जो होने वाली एक्टिविटी है वो सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो सब का सब डिपार्टमेंट उदान वायु के अंडर में आता है। उदान वायु का काम क्या है? तो वाग्भट जी अपने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में उन्होंने एक श्लोक लिखा है। उन्होंने ऐसे कहा है, उरः स्थान उदानस्य नासा नाभि गलाश्चरेत वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया, ऐसे श्लोक है। तो सबसे पहला इसका काम है वाक प्रवृत्ति, मतलब बोलना। बोलने की जो भी एक्टिविटी है वो सारे के सारे काम उदान वायु की है। तो आप जो भी बोलते हैं या गाना गाते हैं या गले की जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारे का सारा डिपार्टमेंट उदान वायु का है। तो आपकी उदान वायु जितनी अच्छी रहेगी उतनी आपकी आवाज़ में ज़्यादा अच्छा दम रहेगा। बहुत बार हम बोलते हैं ना, किसी की आवाज़ सुन के, यार उसकी आवाज़ में क्या दम है, उसकी आवाज़ सुन के लोग कांप जाते हैं, उसकी आवाज़ एक बार सुनो तो सुनते ही रह जाओ। इस तरह की अगर आपकी मतलब आवाज़ है, ऐसे साउंड सुनते हैं, तो ये इंडिकेट करती है कि उस व्यक्ति का उदान वायु बहुत अच्छा है। तो वाक प्रवृत्ति, गाना गाना, भाषण देना, बोलना, गले की जितनी एक्टिविटी है वो पूरा डिपार्टमेंट उदान वायु का है। अगर उदान वायु बिगड़ जाएगा तो आपकी आवाज़ ठीक से आएगी नहीं, या कोई लोग जो बहुत जिनके गले से ठीक से आवाज़ नहीं निकलती, फटा हुआ गला रहता है, ऐसे नाक वाक से बोलने की जिनकी आदत है, वो सारी की सारी बीमारी उदान वायु के खराबी पे होती है। तो उदान वायु का पहला काम है वाक प्रवृत्ति। दूसरा इसका काम है प्रयत्न ऊर्जा। आपकी जो कोई भी चीज़ का एफर्ट करने के लिए जो एक ताकत लगती है, दिमागी जो एफर्ट होते हैं, जैसे दिमागी कोई काम करता है तो अंदर से बोलते हैं ना कि अंदर से कुछ आ रहा है, चलो ये करते हैं, एफर्ट डालते हैं। तो एफर्ट डालना, कोई चीज़ में लगातार कोई चीज़ को करते रहना, उसको करने के लिए जो दिमागी ताकत लगती है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, वो डिपार्टमेंट पूरे का पूरा आपकी उदान वायु का है। तो आपकी उदान वायु जितना अच्छी रहेगी उतना अच्छा आप प्रयत्न, उतने अच्छे आप एफर्ट्स, फिजिकल मेंटल, वो सारे के सारे एफर्ट्स आप कर पाएंगे। समझो कि जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करते समय एक जो एफर्ट लगता है कि कोई आपको चीज़ याद नहीं हो रही है, पर फिर भी आप बार बार उस पर लगे हुए हो कि नहीं मैं इसको याद करके ही रहूँगा, या कोई चीज़ आपको दिमागी रूप से समझ में नहीं आ रही है, फिर भी आप बहुत देर तक उसी पे लगे हुए हो कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं इसको कंप्लीट करके ही ख़त्म करूँगा। ये जो एफर्ट अंदर से आता है या उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो डिसाइड करती है आपकी उदान वायु। उदान वायु अच्छी रहेगी तो आपके एफर्ट्स अच्छे रहेंगे, दिमागी और शारीरिक। उदान वायु खराब रहेगी तो आप कुछ भी देर में से छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं करना है, बोर है, या बोलते हैं ना अंदर से एनर्जी नहीं आ रही है। ये डिपार्टमेंट उदान वायु का। तो वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल, बल मतलब स्ट्रेंथ। जो भी आप शारीरिक काम करते हैं, कोई वजन उठाना, भाग दौड़ करना, कोई भी एक्टिविटी करना, उसके लिए जो आपकी ताकत लगती है, एक पावर लगती है, वो भी काम उदान वायु का है।
जैसे कि आप में से किसी ने कभी कोई हैवी सामान उठाया होगा या जिम गए होंगे और हैवी लिफ्टिंग करना होगा। समझो कि 40 या 50 किलो के या पाउंड्स के आपने डंबल्स ले लिए और आपको चेस्ट प्रेस करना है, तो आप कैसे करते हैं? श्वास छोड़ के करते हैं या श्वास रोक के? तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले हम श्वास लेते हैं और फिर पुश एकदम जोर से वो ताकत लगाने का काम करते हैं। तो ये हमने क्या किया, उदान वायु, क्योंकि उदान वायु का काम है बाहर निकलने का। एक बार आप हवा बाहर निकाल देंगे, उदान वायु बाहर निकाल देंगे, तब आप देखेंगे कोई भी आप उतना पावरफुल पुश नहीं कर पाएंगे। पर वही आप श्वास को रोक के ऐसे श्वास भरिए, रोकिए और फिर पुश करने जाइए, तो आप देखेंगे कि एक अच्छी खासी ताकत आएगी। तो ये इस तरह का जो बल है शरीर के अंदर कि श्वास रोक के कोई भी हैवी से हैवी एक्टिविटी करना या कोई भी काम करने के लिए जो आपको ताकत लगती है, चाहे वो भारी सामान उठाना हो या कोई भी काम करना हो, वो जो ताकत है शरीर का भी और मन का भी, हैवी से हैवी काम करना, वो सारा डिपार्टमेंट उदान वायु। उदान वायु बिगड़ी रहेगी तो आपके पास ताकत और स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। फिर आगे वाग्भट जी कहते हैं वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण। वर्ण मतलब आपके चेहरे का या आपके शरीर का कलर। अब आपका कलर कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा या फिर ब्राउन कलर का होगा, आपके जो शरीर का जो भी रंग होगा वो डिसाइड करने वाली उदान वायु है। तो जितना अच्छा आपकी उदान वायु होगी, आपके शरीर, आपकी त्वचा उतनी अच्छी दिखेगी। उदान वायु बनती कैसी है, तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि उदान वायु अग्नि प्लस वायु महाभूत से बनती है। तो ऐसे जो पित्त होता है, पित्त के भी 5 अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसमें से जो भ्राजक पित्त होता है, जैसे हम वायु के 5 टाइप है, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, वैसे ही पित्त के भी 5 अलग अलग टाइप है। पाचक पित्त, रंजक पित्त, भ्राजक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त, ऐसे वो 5 टाइप है। तो उसमें से जो भ्राजक पित्त होता है वो पित्त डिसाइड करता है कि आपके त्वचा का रंग कैसा होगा, आपकी त्वचा बिगड़ी हुई रहेगी या अच्छी रहेगी, उस पित्त का डिपार्टमेंट है। अब उदान वायु में अग्नि महाभूत है, इसलिए ये उदान वायु उस पित्त के सपोर्ट से आपके शरीर का कलर डिसाइड करती है। तो आपको मेलिज्मा हो गया है या आपके चेहरे पे काले काले दाग हो रहे हैं या किसी भी कारण से आपका रंग पहले अच्छा था अब खराब हो रहा है, वो इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में उदान वायु खराब हो रही है। तो वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति क्रिया। स्मृति क्रिया, स्मृति क्रिया मतलब कोई भी चीज को याद करना, ये भी डिपार्टमेंट आपके शरीर में उदान वायु का है। अब चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े, बच्चे मतलब जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं 8वीं 10वीं 12वीं या फिर डिग्री के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, याद तो कर लेते हैं, कुछ भी कर वर के रट्टा को ये सब करके याद कर लेते हैं, पर जैसे ही एग्ज़ाम में बैठते हैं याद नहीं आता। तो याद करना, कोई चीज़ को पढ़ना, समझना अलग है, समझ के याद कर लेना अलग चीज़ है, पर टाइम आने पर वो चीज़ तुरंत याद आना, इसे स्मृति बोलते हैं। कि समझो कि आपने कोई एक श्लोक पढ़ा था कि भाई ये अभ्यंग का श्लोक क्या होता है, आपने बहुत आयुर्वेद में या कोई भी चीज़ से आपने याद कर ली थी। अब एंड टाइम पे कोई बोले, जैसे आयुर्वेद में हमें एग्जाम में बोलते थे कि चल ओरल जब वाइवा होता था अभ्यंग का श्लोक बता, तो उस टाइम पे तुरंत वो जो रटा हुआ श्लोक है या याद किया हुआ श्लोक है वो याद आ जाए, वो काम है स्मृति का। तो उदान वायु डिसाइड करती है कि आपकी स्मृति कैसी रहेगी। जितनी अच्छी आपकी उदान वायु रहेगी उतना अच्छी आपकी स्मृति रहेगी, आपकी याददाश्त शक्ति मतलब उतनी अच्छी रहेगी। मेमोरी आपकी जो बोलते हैं वो पूरा डिपार्टमेंट उदान वायु का है। अगर उदान वायु बिगड़ी है तो फिर ऐसे हो जाएगा कि अरे चाबी कहाँ रखा था याद नहीं आ रहा है, या फिर चश्मा आँख पे लगा के रखेंगे और पूरे घर भर में ढूंढते रहेंगे कि चश्मा कहाँ है, रिमोट कहाँ रख दिया है, वॉलेट कहाँ रख दिया है, ऐसे करके तकलीफें होगी। तो इतने सारे काम आपके शरीर में उदान वायु करती है। और अष्टांग हृदय की अभी हमने बात की, अष्टांग संग्रह में वाग्भट जी ने और थोड़ा ज़्यादा आगे जाकर बोला है धृति, स्मृति, मनोबोधन। धृति मतलब कोई भी चीज़ को समझ के याद कर लेना, स्मृति मतलब आपको पता ही है कि जो याद किया था उसे फिर से रिकॉल करना, और मन के जो भी एक्टिविटीज़ है, मन के जो भी काम है वो, या कोई भी चीज़ समझना, उसे ध्यान रखना, कोई भी चीज़ समझ के याद कर लेना, टाइम आने पर फिर से याद करना, ये पूरे का पूरा जो डिपार्टमेंट है वो आपके शरीर में उदान वायु करती है। अब जानते हैं कि ये उदान वायु बिगड़ती कैसे है और बिगड़ जाएगी तो क्या क्या बीमारी करेगी। उदान शौथ उद्गार छद्दी निद्रा विधारण्य, ऐसे करके शब्द उन्होंने बोला है। उदान वायु बिगड़ती कैसे, उसके श्लोक में उन्होंने सबसे पहले बोला है शौथु उद्गार छर्दी,
मतलब उदान वायु का काम क्या है? तो उदान वायु का काम है ऊपर के डायरेक्शन में काम करना, ऊपर की तरफ से चीज़ों को निकालना। ठीक, जैसे अपान वायु जो होती है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो होगा। अपान वायु क्या करती है? चीज़ों को नीचे की तरफ से निकालने का काम करती है। ठीक, तो अगर नीचे से निकलने वाली जो चीज़ें हैं वो रुक जाएंगी या ठीक से निकलेगी नहीं, या उनको निकलना है और ज़बरदस्ती आपने रोक के रखा है, तो क्या होगा? बीमारी होगी। एग्जाम्पल समझो कि आपको यूरिन का, लेट्रिन का या फिर गैस, इन सब का कुछ प्रेशर आया है। अब किसी भी कारण से आपने उसको ज़बरदस्ती बहुत देर तक दबा के रखा है, रोक के रखा है, तो क्या होगा? वहाँ की वायु बिगड़ेगी और बिगड़ के आपको तकलीफ होगी। इतना समझ में आया? वैसे ही उदान वायु का काम क्या है? ऊपर की तरफ से चीज़ों को निकालना। तो जैसे नाक से पतला पानी गिरना उदान वायु का काम है, ढकार आना ये उदान वायु का, या फिर वॉमिटिंग का सेंसेशन आना, या फिर नींद आना, ये पूरे के पूरा डिपार्टमेंट उदान वायु का है। तो समझो आपको ढकार आ रही है पर आपने उसको ज़बरदस्ती दबा के रखा है, या नाक से पतला पानी गिर रहा है पर उसने को आपने दबा के रखा है, या आपकी बॉडी, आपने कुछ खाया था, पेट में फूड पॉइजनिंग हो गई, अब बॉडी उसको वॉमिट करके निकालना चाहती है पर आपने एंटीएमेटिक मतलब उल्टी रोकने वाली गोलियां खा ली और खा के ज़बरदस्ती उसको आपने दबा दिया। ठीक, या फिर एक और कारण बोला है नींद, कि आपको नींद आ रही है, बॉडी बोल रही है कि थोड़ा मुझे रेस्ट चाहिए, पर आप उस टाइम पे सो नहीं रहे हो, इंटरनेट पे कुछ भी सोशल मीडिया 2-2, 3-3 बजे तक का टाइम लगा के रखे हो, या किसी कारण से सो नहीं पा रहे हो। इन सभी कारणों से जब ये नेचुरल जो अर्जेस हैं जो बॉडी में उठते हैं उनको आप ज़बरदस्ती होल्ड करके रखेंगे, रोक के रखेंगे, तो आपके शरीर में उदान वायु बिगड़ जाएगी और उन सारे एरियाज की जो बीमारी है वो करना चालू कर देगी। आगे वाघ भट्ट जी एक और कारण बताते हैं उदान वायु के बिगड़ने का, वो बोलते हैं गुरु भार। गुरु भार मतलब हैवी से हैवी, आपकी बॉडी की जितनी कैपेसिटी है उससे कई गुना ज़्यादा वजन उठाने की कोशिश करना। जैसे कि आपने कई मजदूर लोगों को देखा होगा जो, या फिर कूली जैसे जो लोग काम करते हैं, या फिर जो भी हैवी सामान उठाने का काम करते हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस तरह के, उनको भारी से भारी सामान उठाने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर समझो आप कोई जिम में गए या कोई व्यायाम कर रहे हो, या कहीं गाँव में गए थे और आटे का, गेहूँ का कोई बोरा दिख गया, आप बोले आज तो मैं बाहुबली बन के रहता हूँ, एकदम लाद लिया। तो गुरु भार, आपकी बॉडी की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप लोड उठाने की कोशिश करेंगे तो ध्यान रखिए बॉडी में बल, ताकत देता कौन है? उदान वायु। तो उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा और आपकी उदान वायु बिगड़ जाएगी। ये एक कारण उन्होंने बोला है। तीसरा कारण उन्होंने बोला है बहुत ज़्यादा हंसना और बहुत ज़्यादा रोना। ये दो की दोनों चीज़ें आपके शरीर में उदान वायु को बिगाड़ देती है। हंसने के बारे में समझो कि आप जिम में या कोई आप व्यायाम कर रहे हो, ठीक है, आप समझो कि ओवरहेड प्रेस कर रहे हो ऐसे करके, और कोई आपको उस टाइम पे हंसा दे, आप वो वजन उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। या आप जब हंस रहे हो तब आप कोई भी एक जो हैवी कोई एक्टिविटी है आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उदान वायु वहाँ बिजी है। तो ऐसे लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा हंसते हैं, या लाफ्टर चैलेंज के नाम पे ज़बरदस्ती हंसी नहीं आ रही फिर भी हा हा हा, या फिर आपने ये देखा होगा जो गार्डन में लोग होते हैं, ज़बरदस्ती हास्यासन के नाम पे हंसी नहीं आ रही फिर भी ताली बजा के हा 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 खुश रहो। तो ज़रूरत से ज़्यादा हंसना और वैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा रोना, ज़रूरत से ज़्यादा दुखी होना, ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट आपके शरीर में उदान वायु को बिगाड़ देंगे। आयुर्वेद में तो श्लोक भी है, शोकाद वायु, कि जितना आप शोक करेंगे, दुख करोगे, उतना ज़्यादा वात का प्रकोप शरीर में होते जाएगा। तो वाघ भट्ट जी ने उदान वायु के बिगड़ने के ऐसे 4 बड़े कारण बताए हैं। अब उदान वायु बिगड़ जाएगी तो क्या क्या बीमारियाँ होगी उसके बारे में वाघ भट्ट जी अष्टांग हृदय में बताते हुए बोलते हैं, सबसे पहले कंठ रोध होगा, मतलब आपका गला खराब होने लग जाएगा। गले से रिलेटेड आपको जो भी बीमारियां याद आती है कि आवाज़ ठीक से निकलती नहीं, गला बार बार ख़राब होता है, गले में बार बार खिंच होती है, कफ होती है, या गले का साउंड बिगड़ गया है कि पहले अच्छी सी वॉइस निकलती थी अब इस तरह की आजकल की आवाज़ निकल रही है, या छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको बोलते हैं कि ये ठीक से बोल नहीं पाता है, इसके ठीक से गले से आवाज़ नहीं आती, तो 5 या 10 साल का 12 साल का हो गया है पर इसकी वॉइस क्लियर नहीं है, तुतुला के बोलता है। तो गले से रिलेटेड आपकी जो कुछ भी तकलीफ़ है, या गले के एरिया में क्या क्या आ जाता है, आपका थायराइड आ जाता है। सो हाइपरथायराइडिज्म हो या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो, या फिर गले के आसपास आपको जो गांठें बनने की तकलीफ़ हो, यहाँ से रिलेटेड आपको सारी की सारी बीमारियाँ आपको होने लग जाएगी। तो उन्होंने बोला है कंठ रोध, कि बार बार गला खराब होना, गले में कफ हो जाना, गले में छाले होना, अल्सर होना, गले में छाले हो जाना, टॉन्सिलाइटिस की बीमारियां हो जाना, बार बार
इस तरह करना पड़ना, ये सारी की सारी बीमारी होगी अगर आपके शरीर में उदान वायु बिगड़ गई तो। फिर वाग्भट जी सेकंड बीमारी बोलते हैं मनोभ्रंश। मनोभ्रंश मतलब मन जो है आपका हमेशा विचलित रहेगा, एकदम ऊपर नीचे रहेगा। अब एक संस्कृत में श्लोक है, निश्चयात्मिका बुद्धि। कोई भी चीज़ जो डिसाइड करना है कि चलो, जैसे आप बैठे हो, अब आपने डिसाइड किया कि कल मैं सुबह 5 बजे उठ के फ्रेश होके 5:30 से 6:30 बजे व्यायाम करूँगा, ठीक, ये आपने बैठ के डिसाइड किया। अब जैसे ही सुबह के 5 बजे आप बोले छोड़ यार, सो जाते हैं, क्या मतलब उठ के, कुछ अगले दिन करेंगे। तो बुद्धि ने डिसाइड आपके कर लिया था, पर ये जो मन है, मन आपका कि करना है नहीं करना है, ये जो प्रॉब्लम है मनोभ्रंश, मन कभी कोई फिक्स नहीं रहेगा। तो ऐसे लोग जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये वीडियो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, ये काम सही है कि गलत है, और डिसाइड नहीं कर पाते। अब हर एक के साथ ये लाइफ में होता ही है, पर ऐसे लोग जो हमेशा अटके ही रहते हैं कि उनको वो चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, ये समझ में नहीं आता, या जिनके मन और इन सब का इम्पैक्ट उनके मन पे होने लग गया है। तो मन के बिगड़ने के कारण जो आयुर्वेद में मन के रोग बोले गए हैं कि उन्माद, मानसिक पागलपन होने लगना, बहुत ज़्यादा हंसने लगना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगना, बहुत आलसी हो जाना, मेमोरी लॉस होने लग जाना, या फिर अपस्मार, एक ही जगह पे पड़े रहना, दिमाग को कुछ क्लिक नहीं होना, या जितने भी पागलपन रिलेटेड आप डिसऑर्डर्स देखते हैं, ओसीडी जैसी जो बीमारियां देखते हैं कि एक आदमी हाथ धो रहा है तो हाथ ही धो रहा है, दिन में 50-50 100-100 बार हाथ धोने की आदत है, किसी को सफाई कर रहे हैं तो बार बार सफाई ही कर रहे हैं, किसी को घर मतलब दरवाज़ा खोल के देखना है तो बार बार खोल के दरवाज़ा, या बार बार मोबाइल चेक करें। तो ऐसे जितने भी मानसिक रोग हैं वो सब आपको देखने मिलेंगे अगर आपके शरीर में उदान वायु बिगड़ जाएगी तो। वाग्भट जी ने और कुछ बीमारियां बताई हैं, जैसे कि सर्दी, आरोचक, पीनस। इनका क्या मतलब हुआ? सर्दी मतलब वॉमिटिंग होना, उल्टी होना या उल्टी के जैसे लगना। तो आप में से ऐसे लोग जो बोलते हैं ना बार बार कि कुछ भी हम खा ले, खाने की स्मेल भी आ जाए तो ऐसे लगता है कि उल्टी हो जाएगा, या खाना खाने के बाद वॉमिट होता है नहीं, उल्टी होती नहीं है, बट ऐसे लगता है बस हो जाएगा, बार बार ऐसे लगता है कुछ बाहर निकल जाएगा। या इस तरह के लोग जो बोलते हैं कि वॉमिट होने के बाद ही हमें अच्छा लगता है, वो ये बता रहे हैं कि उनके शरीर में कहीं ना कहीं उदान वायु का काम बिगड़ गया है। फिर एक शब्द बोला है आरोचक। आरोचक मतलब खाने में मज़ा नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा, दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से भी। कि ऐसे लोग जो बोलते हैं कि अच्छे से अच्छा खाना दे दो, करने का मन नहीं करता, या ऐसे बच्चे जिनको मोबाइल सब दे दो फिर भी डले पड़े, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, दिमागी रूप से कुछ भी एक्टिव नहीं लगता, बस डले पड़े हैं। तो शारीरिक और मानसिक कोई भी एक्टिविटी न करने का या कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आना, ये तकलीफ है उदान वायु की। फिर आगे वो कहते हैं पीनस, नाक से पतला पानी गिरते रहना बार बार, या नाक हमेशा कभी सूख जाना, कभी ब्लॉक हो जाना, या हमेशा नाक की कुछ ना कुछ बीमारी होते रहना, साइनस जैसे जो इश्यूज़ है, क्रॉनिक रेनाइटिस टाइप की जो बीमारियाँ है, ये सब की सब बीमारी आपके उदान वायु के खराबी पे होगी। और वाग्भट जी ने लास्ट चीज़ें कहा है कि गलगंड जैसी बीमारियाँ, कि गले के आसपास जो गॉइटर, घेंगा जिसे बोलते हैं, उस तरह की बीमारियां, या गले के आसपास छोटी छोटी गांठें होने लग जाना। मॉडर्न साइंस में हम बोले तो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स आपको ध्यान आते हैं, वो सारी की सारी बीमारियां आपके शरीर में उदान वायु के खराब होने पर होगी। तो उदान वायु को हम ठीक कैसे रखें? तो हमें ये समझ में आ गया कि उदान वायु ऊपर की तरफ काम करती है, और ख़ास करके जो गले के ऊपर के जो भी रोग होते हैं, जिसे ऊर्ध्व जत्रुगत रोग बोलते हैं, वो सारी की सारी बीमारियां उदान वायु के कारण होती है। तो गले के ऊपर जो जो याद आता है, जैसे कि आपका गला है, नाक, आँख, कान, मुंह, बाल, सिर, मेमोरी से लेके आपका फेस, कान वान, ये सारे के सारे जो बीमारियाँ हैं वो करने का काम, या जो माइग्रेन है, या ऐसे लोग जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा ढकार वकार आती है, शरीर में कहीं भी दबाव और करके गैस वैस निकलती है, ये सब की सब बीमारियां आपके शरीर में उदान वायु करेगी। हर एक वायु को ठीक करने के लिए कुछ फिक्स टाइम आयुर्वेद में बोला गया है। जैसे कि हम सभी ने जाना था कि जब समान वायु का ट्रीटमेंट करना हो तब खाने के बीच में दवा लेना चाहिए। याद है? किसी को याद है तो कमेंट करके बताओ। और व्यान वायु के टाइम पे आपको बोला था कि सुबह या दोपहर के खाने के बाद आपको दवा लेना चाहिए। प्राण वायु के टाइम पे आपको समझाया था कि जो दवा है वो थोड़ी थोड़ी देर में दिन में बार बार लेना चाहिए। ऐसे ही उदान वायु को ठीक रखने के लिए आयुर्वेद में बोला गया है
कि शाम के खाने के बाद या फिर रात को सोने से पहले अगर आप कोई भी दवा लेंगे तो वो आपके उदान वायु को ठीक रखने में मदद करे। तो उदान वायु या गर्दन के ऊपर यहाँ के रिलेटेड कोई भी बीमारियाँ हैं तो आपको रात में सोने से पहले दवाइयाँ लेनी है। कौन कौन सी दवाइयाँ आप ले सकते हैं? तो वात की जैसे हम सभी जानते हैं 2 ही टाइप की बीमारियाँ होंगी, या तो वायु बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, अब यहाँ पे वायु और अग्नि दोनों हैं, तो वायु और अग्नि महाभूत बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा। तो सबसे पहले अगर वायु और अग्नि महाभूत बहुत बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, वायु शरीर में सुखाने का काम करता है, अग्नि महाभूत है वो भी सुखाने का काम करता है। तो वायु और अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको क्या तकलीफ होगी? आंखों में सूखापन होगा, मुंह बहुत सूखेगा, हाइपरथायराइडिज्म जैसी जो बीमारियां हैं कि बहुत रैपिडली वेट लॉस होने लग जाएगा, पूरा शरीर ऐसे सूखने लग जाएगा, इस तरह की आपको तकलीफ होगी। या बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा, रात में नींद नहीं आएगी या हार्डली 1 से 2 घंटे की नींद आएगी, बाल बहुत जल्दी झड़ने लग जाएंगे, मुंह में बहुत ज़्यादा छाले वाले होने की तकलीफ होने लग जाएगी। तो इस तरह की तकलीफ होगी अगर वायु और अग्नि महाभूत या उदान वायु बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है? तो दवाइयों में कुछ दवाइयाँ जो कि गले पे और उदान वायु पे बहुत अच्छा काम करेगी, जैसे कि सारीवा या फिर जिसे अनंत मूल बोलते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने YouTube पे मिश्र वेदा इस चैनल पे वीडियो डालकर रखा है, आप मिश्र वेदा अनंत मूल या फिर मिश्र वेदा सारीवा ऐसे करके सर्च करेंगे, वीडियो आ जाएगा। तो वो एक बहुत अच्छा काम करती है इन सारे के सारे डिपार्टमेंट में अगर उदान वायु आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप में से ऐसे लोग जिनका गला बार बार ख़राब होता है, कान में से बार बार आवाज़ आने की तकलीफ होती रहती है, या रात में नींद नहीं आता है, चेहरे का कलर ख़राब होने लग गया है, वो सोने से पहले आधा चम्मच अगर सारीवा पाउडर या फिर अनंत मूल पाउडर लेते हैं सादे पानी के साथ या फिर दूध के साथ भी आप ले सकते हैं, तो आप देखेंगे उदान वायु आपको कंट्रोल होने में बहुत अच्छा मदद मिलेगा। ऐसे लोग जिनको गला और कान की खास करके तकलीफ है, ऐसे लोग जिनके बाल भी झड़ रहे हैं और बॉडी में और फेस भी बहुत ख़राब हो रहा है और अच्छा खासा नरिशमेंट देना चाहते हैं, तो वो सारीवा की जगह यष्टि मधु या फिर मुलेठी पाउडर आप 1/4 चम्मच दूध या फिर घी के साथ रात में सोने से पहले ले सकते हैं। आप में से ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती, वो सोने से पहले जो जटामांसी नाम का पाउडर आता है उस पर वीडियो ऑलरेडी मैंने डालकर रखा है यूट्यूब पर, तो जटामांसी 1/4 चम्मच सोने से पहले आप गुनगुने पानी के साथ लेंगे, नींद आने में आपको मदद मिलेगी। ऐसे लोग जिनको नाक से बहुत ज़्यादा पतला पानी गिरने की तकलीफ है या बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और ऊपर के एरिया की तकलीफ हो रहा है कि नींद नहीं आ रही है, नाक पतला पानी बहता रहता है, कान से आवाज़ आते रहती है या वजन लॉस होते जा रहा है, तो ऐसे लोग जो अश्वगंधा होता है वो आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर घी के साथ लेंगे, 40 दिन के आसपास ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा देखने मिलेगा। अब अगर उदान वायु ब्लॉक हो गई है, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पे कि गले में बहुत ज़्यादा कफ होने लग गया है, हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, वेट गेन होते जा रहा है, ठंडी बहुत लग रही है, बार बार टॉन्सिलाइटिस जैसी तकलीफ होती है, या नाक साइनस के कारण हमेशा ब्लॉक रहता है, आलस बहुत आता है, कान से पस वस निकलने की तकलीफ होती है, या वेट गेन होते जा रहा है, इस तरह की आपको तकलीफ़ें हैं, तब आपको उस जो ऑब्स्ट्रक्शन है कफ का वो निकालने वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे में त्रिफला एक बहुत अच्छा काम करेगा कि आप 1/4 चम्मच त्रिफला पाउडर और आधा चम्मच शहद रात में सोने से पहले लेंगे, तो ये जो उदान वायु का ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर करने में मदद करेगा। आप में से ऐसे लोग जिनको ठंडी बहुत लगती है, अगर गर्मी लगती है तो यूज़ मत करना, पर ठंडी बहुत लगती है तब एक त्रिकटु नाम का पाउडर मिलता है, या आपके घर पे जो ब्लैक पेपर होगा, काली मिर्च होगी, आप 2 से 3 पिंच त्रिकटु पाउडर या फिर काली मिर्च का पाउडर जिसको ब्लैक पेपर भी बोलते हैं, वो शहद के साथ रात में सोने से पहले ले सकते हैं। अच्छा खासा क्लीनिंग करने का वो काम करती है। ऐसे ही जिंजर एक बहुत कमाल की चीज़ है, आप रात को सौंठ मेथी हल्दी ये इस कॉम्बिनेशन को या फिर केवल सौंठ को ये 2 पिंच ले लो, या इन सौंठ मेथी हल्दी ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये 2-2 पिंच शहद के साथ मिलाकर आप रात में लेंगे तो आपको जो भी उदान वायु का ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर करने में मदद मिलेगा। एक बार ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर हो जाएगा तब नरिशमेंट वाला ट्रीटमेंट करना है। आप में से ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है कि कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ मस्त है, तो हम क्या करें कि उदान वायु अच्छी रहे जिससे कि हमारा आवाज़ अच्छा हो जाए, हमारी दिमाग की ताकत, शरीर का बल अच्छा रहे, स्मृति अच्छी रहे, इसके लिए कुछ एडवाइजेज है क्या? तो जी हाँ, डेफिनेटली है। जैसे कि स्वस्थ लोगों के लिए एक नश्य कर्म बहुत ही कमाल की एडवाइस है। अब ऊर्ध्व जत्रु मतलब ये कॉलर बोन के ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए एक विशेष पंचकर्म में जो कर्म बोला है वो है नश्य कर्म, नाक में दवा डालना। एक तो आप हो सकता है पंचकर्म सेंटर आयुर्वेद का जो होगा वहाँ पे जाके प्रॉपर मसाज वसाज ये सब करा के कर सकते हैं, या अगर घर पे करना है
तो 2-2 बूंद आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे इसके लिए भी वीडियो डाला है कि घी किनको डालना चाहिए, सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, इस तरह की आप चीज़ें डाल सकते हैं। ठंडी बहुत लगती है तो तिल या सरसों का तेल, और गर्मी लगती है तो आपको घी या नारियल 2-2 बूंद रात में, 2-2 बूंद शाम को सोने से पहले या फिर रात में सोने से पहले आप नाक में डालने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये कमाल की चीज़ है। सिर के ऊपर डेली ऑयलिंग करना, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि वात के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा तेल बोली है। तो शिरो अभ्यंग, सिर के ऊपर ऑयल लगाना, कान में तेल डालना, तेल मालिश वाले वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आप ये काम कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग करना, रोज़ सुबह ब्रश करने के बाद तेल का कुल्ला करना, कि 15 से 20 ml आप तेल लेके उसको 5 से 10 मिनट घुमा के ऑयल पुलिंग उस कुल्ला करके उसको थूक देना। तो इस तरह के जो भी एक्टिविटीज़ आयुर्वेद में बोली गई हैं वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सिर में मालिश, नाक में तेल डालना, कान में तेल, तेल का कुल्ला करना, या बहुत ज़्यादा कफ है तो शहद का भी आप कुल्ला कर सकते हो। ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। योग में हम करते क्या हैं? योग में जो 2 फेमस सबसे ज़्यादा प्राणायाम आपको सुनने मिलते हैं, 2 से 3। एक क्या आपको सुनने मिलता है? कपालभाति। आप कपालभाति में करते क्या हो? हमेशा राइट, यही कर रहे हो। मतलब कर क्या रहे हो? आप श्वास छोड़ रहे हो, उदान वायु के काम को आप बढ़ा रहे हो। इसलिए कपालभाति करने से आपके फेस पे ग्लो आता है। पेट आपका अंदर जा रहा है, श्वास नाक से छोड़ रहे हो, बट ग्लो आपका फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ण जो है वो उदान वायु का काम है। तो जब आप कपालभाति करते हैं, आपकी उदान वायु की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग 5 से 10 मिनट कपालभाति टाइप के एक्टिविटी कर सकते हो। ये अनुलोम विलोम टाइप के जो एक्सरसाइज है उसमें भी आप क्या कर रहे हो? प्राणवायु उदान वायु, प्राणवायु उदान वायु, ये 2 वायु पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हो। क्योंकि जब आप श्वास लेते हो तब आपके शरीर में प्राणवायु काम करती है, जब आप श्वास छोड़ते हो उस टाइम पे उदान वायु काम करती है। तो दिमाग, अगर मन की तकलीफ़ें हो रही हैं, आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, विभ्रंश है, तो नशे के साथ अगर आप 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम टाइप के प्राणायाम करते हो वो बहुत अच्छा है। उदान वायु की एक बीमारी में हमने क्या सुना था? उदान वायु का काम है वाक प्रवृत्ति, मतलब बोलना, और अगर ये बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? कंठ रोध, आपका गला खराब होने लग जाएगा। तो ऐसे में 2 जो प्राणायाम हमें ध्यान आते हैं, उद्गीत मतलब ओम का जो उच्चारण करना, कि अब श्वास लेके दिन में 8 से 10 या 11 बार केवल ओम इस तरह बोलते हो, तो उस टाइम पे आप उदान वायु को यूज़ कर रहे हो। या भ्रामरी जैसे जो प्राणायाम है, जिसमें आप यहाँ पे हाथ रख के यहाँ से गले से इस तरह का साउंड निकालते हो। तो ये सारी की सारी आप एक्टिविटी, जो आप में से स्वस्थ लोग हैं और उदान वायु की क्वालिटी को अच्छा बना कर रखना चाहते हैं, वो आप अपने प्रैक्टिस में लाकर कर सकते हैं। तो ये तो था उदान वायु के बारे में छोटा सा विश्लेषण, या लंबा हुआ हो। आप में से कितने लोगों ने इसे फुल वीडियो को देखा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने क्या सीखा इस वीडियो से, कमेंट करके बताइए। और आप में से ऐसे लोग जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है, उनके लिए 5 सवाल जो कि आप कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और सीख रहे हैं। सवाल नंबर 1, उदान वायु बनती कैसी है? सवाल नंबर 2, उदान वायु का क्या क्या काम है? सवाल नंबर 3, उदान वायु कहाँ से कहाँ तक शरीर में रहती है? और सवाल नंबर 4, उदान वायु क्या क्या काम करती है? सवाल नंबर 5, उदान वायु को ठीक रखने के लिए कौन सी 3 से 4 डेली एक्टिविटीज़ किए तो अच्छी रहेगी? तो इसमें जो भी मैंने आपको अभी कुछ उपाय बताए हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगली बार हम बात करेंगे जो लास्ट वायु बची हुई है वो है अपान वायु, नाभि के नीचे जितने भी रोग होते हैं उसके बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।